फाइटर एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज डिलेड वही होता जा रहा है, मिल ही नहीं रही है सर, क्योंकि इंजन ही नहीं आ रहे। पहले कई बार जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिका को जुर्माना लगा दिया। अब हालात कुछ ऐसे हैं कि सरकार कहती है कि मैं तो साहब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे जुर्माना लगाऊंगी क्योंकि उसने टाइप पर मुझे एयरक्राफ्ट नहीं दिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स खुद सरकार की कंपनी है, तो सरकार किस पे जुर्माना लगाएगी? खुद पे जुर्माना लगाएगी। तल पर जुर्माना लगेगा। हॉल में कौन बैठा है? आपके लोग बैठे हैं, रक्षा मंत्रालय वाले, जो डिफेंस मिनिस्ट्री वाले हैं। तो भारत सरकार ही जुर्माना लगाएगी, भारत सरकार पर ही जुर्माना लगाएगी। भारत सरकार जुर्माना देगी, भारत सरकार अपने अकाउंट से निकाल के दूसरे अकाउंट में डालेगी। क्या बात है। हर साल 8 तेजस MK-1A फाइटर जेट मिल लेते सर, कुछ नहीं हो रहा साहब। 2021 में डिफेंस मिनिस्ट्री ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ 45,000 करोड़ की लागत से 83 तेजस फाइटर जेट्स की खरीद का सौदा किया। 73 इसमें फाइटर जेट थे और 10 ट्रेनर एयरक्राफ्ट थे। डिलीवरी फरवरी 2024 से हो रही थी, 2.25 साल हो गए। एक भी ऑपरेशनल तेजस नहीं मिला अब तक, एक भी नहीं मिला है। हॉल से पूछो तो कहते हैं कि हम जिम्मेदार नहीं है। अमेरिका की कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से F404 इंजन जो है वो टाइप पे आते नहीं है। 2021 में 99 इंजन के लिए $716 मिलियन का समझौता हुआ। अब तक 5 सालों में सिर्फ 6 इंजन आए हैं। 5 सालों में 6 इंजन, यानी कि हॉल कहता है कि मैंने तो 5 तेजस विमान पूरी तरह से तैयार कर लिए हैं, 9 अन्य भी तैयार हैं, बस इंजन लगना बाकी है। 20 और एयरफ्रेम फैक्ट्री में तैयार खड़े हैं, इंजन ही नहीं है। अब बिना इंजन के क्या करोगे? राजनाथ सिंह ने इस मुद्दे को अमेरिका के सामने उठाया। अमेरिका हर बार कहता है हाँ देंगे आपको, विल डेफिनेटली गिव यू, लेकिन वो देते ही नहीं है। अब हॉल का तर्क है कि इंडियन सप्लाई में देरी जो है उसके कंट्रोल से बाहर है। तो आप जाइए जनरल इलेक्ट्रिक से बात कीजिए, जो डिफेंस मिनिस्ट्री उससे कहते हैं आप बात कीजिए। आपको मेरे ऊपर जुर्माना लगा लो, तो आप मेरे ऊपर जुर्माना थोड़ी लगा रहे हो, आप तो अपने ऊपर जुर्माना लगा रहे हो क्योंकि फैक्ट्री तो आपकी है। अब साहब सरकार कह रही है कि मैं अब डिफेंस के कुछ नए एयरक्राफ्ट जो नया एमका आने वाला है 5th जनरेशन का, मैं प्राइवेट आदमी को दूंगा, वो बनाएगी आपको। भैया प्राइवेट कहां से बना देगी साहब? प्राइवेट को वो लोग इसमें सामने आ रहे हैं साहब जिन्होंने आज तक कार भी नहीं बनाई है और कहते हैं हम आपको फाइटर जेट एयरक्राफ्ट बना के देंगे। तो दुनिया में फाइटर एयरक्राफ्ट बनाना इतना आसान काम नहीं है साहब, लेकिन मुसीबत यह है कि अगर आप इंजन लेना चाहते हो तो आपको इंजन अवेलेबल नहीं है। आप सोर्स कोड लेना चाहते हो, सोर्स कोड नहीं देते हैं। नेविगेशन चाहते हो, नेविगेशन नहीं मिलता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उमैस मुनीर, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हथियारों की दौड़ में भारत पाकिस्तान से कितना पीछे रह चुका है, इस चीज़ का एक छोटा सा शाखसाना आपने इस वीडियो के आगाज़ में देखा है कि जब भारतीय तज्जियाकार खुद इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि भारत की हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, वो कंपनी जो कि भारत के लिए हथियार बनाती है और जो कि तेजस के ऊपर काम कर रही है। तेजस, आपको पता होना चाहिए कि भारत का वो प्रोजेक्ट है जो कि भारत पाकिस्तान के JF-17 थंडर के मुकाबले के अंदर तैयार कर रहा है और आज इसको 40 साल के करीब अरसा हो चुका है और अभी तक ये तैयार नहीं हो सका है। और जो तैयार हुए भी हैं, इसके प्रोटोटाइप्स वगैरह वो दुनिया के अंदर पहले ही गिर चुके हैं, किसी ने नहीं गिराए हैं, वो खुद ब खुद ही गिर चुके हैं। उनकी क्वालिटी इस तरह की थी। तो अब इनके अपने तज्जियाकार इनकी किस तरह से पोल खोल रहे हैं, ये आपने सुना है। इसी के साथ नाज़रीन किराम, इनके जो तज्जियाकार हैं वो पाकिस्तान की तारीफों के पुल बांध रहे हैं। पाकिस्तान ने किस तरह से इन तमाम तर आलमी कुव्वतों के दरमियान बैलेंस रखा, अपनी पोजीशन कायम की है और ख़ुद भी एक नई ताकत बन के उभरा है। मतलब इससे पहले तक कहा जाता था कि ना अमेरिका की दोस्ती अच्छी है, ना ही अमेरिका की दुश्मनी अच्छी है। और अब पाकिस्तान को देख के जिस तरह से पाकिस्तान चला है, ये बात गलत साबित होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि पाकिस्तान वो कंट्री बन चुका है जिसकी ज़रूरत अमेरिका को है। पाकिस्तान को अमेरिका की ज़रूरत है या नहीं है? अमेरिका को पाकिस्तान की ज़रूरत है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये भारत के अपने तज्जियानिगार भारतीय सहाफ़ी परवीन स्वानी की जानिब से कहा जा रहा है। आपको सुनवाते हैं इसी वीडियो के अंदर और लास्ट में एक नमूना आपको दिखाएंगे भारत के अंदर से जो अक़लियतों का हाल किया जा रहा है। वो भारत जो कि खुद को एक बहुत बड़ी जमहूरियत कहलाता है, वो अपनी अक़लियतों के साथ किस तरह से एक घिनौना बर्ताव करता है, आज की इस वीडियो में उसका भी एक नमूना आपके सामने रखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे 10% गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। नाज़रीन, सबसे पहले आपको जो है वो थोड़ा सा बता दें हम लोग तेजस के बारे में। तेजस वो प्रोजेक्ट है जो कि भारत ने 1980 में शुरू किया था और ये एक तैयारा है, समोसा शेप का एक तैयारा है जो कि तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी तरफ से इसको वो तैयारा बताया जाता है जो कि भारत डोमेस्टिकली अपने मुल्क के अंदर खुद तैयार कर रहा है। और ये पाकिस्तान के JF-17 थंडर के मुकाबले में ये दुनिया के सामने प्रेजेंट करते हैं कि ये तैयारा तैयार हो जाएगा। लेकिन अब बात ये है कि ये तैयारा आज से तकरीबन 20 साल पहले तैयार हो जाना चाहिए था, तब भी तखीर थी लेकिन हो जाना चाहिए था। लेकिन अब मज़ीद 20 साल के बाद भी जब तैयार नहीं हुआ है, तो इनकी अपनी जो हुकूमत है वो हाल जो कि इनकी कंपनी है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नाम से, उसके ऊपर जुर्माना करना चाहती है कि भाई आप लोगों की वजह से इसके अंदर ताखीर हो गई है। तो इसको ज़रा इनके अपने तज्जियानिगार रोस्ट कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं वो दोबारा एक बार सुन लीजिए। फाइटर एयरक्राफ्ट की डिलीवरीज डिलेड
वही होता जा रहा है, मिल ही नहीं रही है सर, क्योंकि इंजन ही नहीं आ रहे। पहले कई बार जनरल इलेक्ट्रिक अमेरिका को जुर्माना लगा दिया। अब हालात कुछ ऐसे हैं कि सरकार कहती है कि मैं तो साहब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स पे जुर्माना लगाऊंगी क्योंकि उसने टाइम पर मुझे एयरक्राफ्ट नहीं दिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स खुद सरकार की कंपनी है, तो सरकार किस पे जुर्माना लगाएगी? खुद पे जुर्माना लगाएगी। तल पर जुर्माना लगेगा। हॉल में कौन बैठा है? आपके लोग बैठे हैं, रक्षा मंत्रालय वाले, जो डिफेंस मिनिस्ट्री वाले हैं। तो भारत सरकार ही जुर्माना लगाएगी, भारत सरकार पर ही जुर्माना लगाएगी। भारत सरकार जुर्माना देगी, भारत सरकार अपने अकाउंट से निकाल के दूसरे अकाउंट में डालेगी। तो नाज़रीन, आपने सुना है, वो ये कह रहे हैं कि भाई बात ये मैन्युफैक्चरिंग की नहीं है, ये बात है पॉलिटिकली आपकी जो पोजीशन है पूरी दुनिया के अंदर। मतलब इस तैयारे के अंदर एक इंजन लगना है जिस इंजन को कहते हैं F404, और वो अमेरिका से आना है। और जब अमेरिका से वो इंजन ही नहीं आ रहे हैं तो हाल इनकी जो डिफेंस कंपनी है वो किस तरह से उसको तैयार कर ले। तो ये एक आप लोग की सियासी नाकामी है। आप लोग अब हाल के ऊपर जुर्माना आयद कर दोगे तो होगा क्या? ये सरकारी कंपनी है, सरकार से ही पैसा लेगी, मतलब खुद ही पैसा देगी अपनी जेब के अंदर, मतलब यहाँ से पैसे निकाल के इस जेब के अंदर डाल देगी। तो आप लोगों ने ऐसा करना है तो इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है इनके लिए, एक लम्हा फिक्रिया है और एक रेस है जो कि ये हार चुके हैं, पाकिस्तान के खिलाफ हार चुके हैं। अभी J-35 की बात तो बहुत दूर है। इसी के साथ नाज़रीन किराम, परवीन सानी आप सब लोग जानते हैं उन्हें कि ये भारत के चंद गिने चुने सहाफ़ियों में से हैं जो कि हकीकतन गैर जानिबदाराना बात करते हैं। और वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जो ट्रंप है, अमेरिका है, उसको पाकिस्तान की ज़रूरत है, पाकिस्तान को अमेरिका की ज़रूरत नहीं है। ट्रंप ने अपनी जंग बंद करवानी है और पाकिस्तान उसके लिए इंपॉर्टेंट बन चुका है। अब चूंकि पाकिस्तान चाइना के साथ भी बहुत ज़्यादा क्लोज़ है तो ट्रंप ये भी नहीं कर सकता कि अब पाकिस्तान को बिल्कुल चाइना का एलाई बना दे और उसको लूज़ कर दे, और पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बना के वो चाइना को भी दबाव में रखना चाहेगा। तो पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस हवाले से। और इसके मुतालिक फिर परवीन सानी जो हैं वो क्या कह रहे हैं, ज़रा वो भी सुन लीजिए। हिंदुस्तान को छोड़ के और अमेरिका जो मजबूरी में है, एक मुल्क मुझे बता दीजिए जो इजराइल के साथ खड़ा है। एक मुल्क इजराइल के साथ नहीं खड़ा है। यूरोप के खिलाफ हो गया है, अमेरिका में लोग के खिलाफ है, ये सिर्फ हिंदुस्तान खड़ा है इजराइल के साथ, और कोई भी मुल्क नहीं। पाकिस्तान एक, अभी वो EU की फॉरेन मिनिस्टर थी वहां पर, पाकिस्तान आई थी कैलिस, उन्होंने कहा है दैट पाकिस्तान इज अ रीजनल मेजर पावर। एंड हाउ डू यू डिफाइन द रीजन? रीजन क्या है? रीजन आज ये 3 एरियाज हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया। और आज ट्रंप नीड्स आसिम मुनीर मोर देन आसिम मुनीर नीड्स ट्रंप। आज जब अभी हुआ है शंग्रीला डायलॉग, जहां पर पीट हेग्सेट थे, ये सेक्रेटरी ऑफ वॉर अमेरिका के, उनसे एक सवाल पूछा गया हिंदुस्तान पाकिस्तान पे, तो उन्होंने कहा हम चाहते हैं कि हमारा दोनों के साथ है और हम दोनों को अलग अलग लेन्स में हम उनके साथ काम करना चाहते हैं। आज जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान इज द एस्टैब्लिश्ड मीडिएटर फॉर वेस्ट एशिया पीस। अगर यहाँ पीस होगी, उसकी मीडिएशन होगी, जो अभी हम स्टेज पे पहुंचे ही नहीं है क्योंकि ये सीज फायर नहीं हो पा रहा है। अगर होगी तो फिर से पाकिस्तान होगा। पाकिस्तान का जो है, ये जितनी भी कंट्रीज है रीजन की, सबके साथ रिश्ता अच्छा है। पाकिस्तान कहाँ फंसा है? ऐसे गया कि अमेरिका ये चाहता है कि इससे पहले कि कोई भी सीज फायर हो, उसकी प्री कंडीशन, पहली शर्त ये लगाती है कि अब्राहम अकॉर्ड्स पर ये मुस्लिम देशों को सिग्नेचर करेंगे। क्या पाकिस्तान इजराइल को रिकॉग्नाइज कर सकता है? नहीं, देखिए प्रेसिडेंट ट्रंप जो है क्या बोल होता है, ही फील्स हेल्पलेस, लाचार है इस समय। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ, जो अब्राहम अकॉर्ड है, पाकिस्तान का क्या रिस्पांस आया उसके ऊपर? नहीं, उन्होंने कहा कि हम तो इसको तभी कंसिडर करेंगे अगर स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन करेगा, और उन्होंने ये कहा कि जहां तक नेतन्याहू है, ही इज अ टेररिस्ट। दिस इज द स्ट्रॉन्ग रिस्पांस कमिंग। इसलिए उन्होंने ये रिस्पांस दिया बिकॉज़ दे नो दैट अमेरिका नीड्स देम। आज अमेरिका को, अगर देखिए ईरान से अगर बात अमेरिका करेगा, ईरान के लिए आज मीडिएटर बेस्ट जो है वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान इज एक्सेप्टेबल टू चाइना, पाकिस्तान इज एक्सेप्टेबल टू रशिया, इसलिए पाकिस्तान इज द बेस्ट, इज द ओनली चॉइस। लेकिन माना तो ये जाता है कि अमेरिका की दोस्ती उतनी खतरनाक, दुश्मनी इतनी खतरनाक नहीं होती जितनी अमेरिका की दोस्ती खतरनाक है। हेनरी किसिंजर ने ये बात कही थी, और मैं जब एक पैनल से बातचीत करी थी तो उन्होंने यही बात कही कि पाकिस्तान एक तरह के एक उलझन में फंस गया है कि वो दोस्त भी बनना चाहता है और जाहिर है IMF और वर्ल्ड बैंक इस सब पर आधारित होकर जो आपने पहली बात कही हेनरी किसिंजर की, वो सही है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि हिंदुस्तान जो जुड़ गया है एकदम इंडिया अमेरिका के साथ, दिस इज नॉट अ गुड पॉलिसी। तो इंडिया के लिए अगर अमेरिका की दोस्ती अच्छी नहीं है तो पाकिस्तान के लिए कैसे अच्छी होगी? पाकिस्तान ज्यादा समझदार है, पूछिए क्यों। मैं सुनिए बात को। देखिए पाकिस्तान में जो एक अच्छी बात रही वो उनकी आर्मी रही। जी हाँ नाज़रीन, इनके अपने सहाफ़ियों का ये इतराफ़ करना कि पाकिस्तान भारत से बहुत ज़्यादा समझदार है, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो भारत के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कामयाब रही है, और ये सिर्फ भारतीय तज्ज़िया निगार नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने इतराफ़ किया है। अमरीकी सदर जो कि दुनिया के ताकतवर तरीन इंसान तस्वुर होते हैं, उन्होंने ख़ुद इस बात का इतराफ़ किया है, इस चीज़ को तस्लीम किया है कि पाकिस्तान ने जो है वो बहुत सी कामयाबियाँ समेटी हैं। मतलब वो अमेरिका जिसने 7-8 जंगें बंद करवाने का दावा किया, पाकिस्तान
पाकिस्तान ने उसकी जंग बंद करवा दी है और अब कहा यह जा रहा है कि हतमी जो मुआहिदा है वो होने जा रहा है और उसके अंदर पाकिस्तान का सबसे बड़ा किरदार होने वाला है। नाज़रीन, इसके आखिर में एक वाक़या पेश आता है भारत के अंदर। इसी के साथ इस वीडियो का इख्तिताम करेंगे। वाक़या ये है कि एक नौजवान है जो कि पहले हिंदू था गालिबन और उसने फिर मुसलमान लड़की के साथ मोहब्बत में आकर अपना जो धर्म है वो चेंज कर लिया, अपना मज़हब चेंज कर लिया और दीन इस्लाम कबूल कर लिया। उसके बाद फिर हुआ ये कि उनकी जानिब से ही, भारत की जानिब से ही उसको जेल में डाल दिया जाता है। गालिबन कहा ही जा रहा है मुबैना तौर पे कि उनके घर वालों ने उसको जेल में डलवा दिया और उसके बाद फिर जब वो बाहर आया है तो वो आकर किस तरह से अपनी सूरत हाल बयान कर रहा है और गोदी मीडिया उसको किस तरह से इंटरव्यू करे, ज़रा वो मुलाहिज़ा कीजिए। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में किसी नए मौजू के साथ। अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया। आरिफ मलिक ऑन पेपर्स, मोहम्मद अली इस्लाम साहब में जाना जा रहा। अच्छा, क्या हुआ किस तरीके से आपकी चांदनी से मुलाकात हुई और किस तरीके से आपने धर्म का परिवर्तन किया? मैं इस्लाम के बारे में बहुत साल से सीखता रहा, मैं 7-8 से आसपास से स्कूल टाइम से धीरे धीरे करके तो धीरे करके सीखता रहा। 2012-13 क्लास में और ज़्यादा सीखता रहा, जब पूरा इस्लामिक कल्चर अपनाने लगा, निभाने लगा। फिर मुलाकात हुई थी धीरे धीरे सेंटर में। उसके बाद में निकाह हुआ। जब मैंने निकाह करने के लिए अदालत गए, कहा कि भाई तो निकाह करिए, तो तैयार नहीं हुआ निकाह के लिए, तो तैयार भी। और अब इतना ज़्यादा माहौल ख़राब है जेल में, तो आप क्या करेंगे? तो जिस तरीके से आपने निकाह किया, मतलब मुस्लिम धर्म के लिए इस्लामिक अट्रैक्शन क्यों के हिसाब से अपने आप को मैंने फिर समझा, मुझे दिल लगा, मेरा दिल करा, मुझे जो मुझे इजाजत है इस चीज़ की, मैंने इस बात मार के करा, मैंने संविधान तोड़ के करा, उन्होंने कर सकूँ मैंने करा, उन लोगों ने करा, मैंने भी करा। मतलब आसपास एटमॉस्फेयर ऐसा रहा या फिर कहीं किसी ने, मतलब किसी से इंस्पायर हुए? अंडरस्टैंडिंग अपनी ऐसी, अंडरस्टैंडिंग ऐसी जान की पहचान। अच्छा, परिवार का क्या कहना है इसमें? जिस तरीके से परिवार वाले थोड़ा सा नाराज हैं कि भैया हिंदू धर्म में आ और जी हमारा बन के रहे। मगर जी मैं तुम्हारा बन के हूँ, पर ऐसा थोड़ा है कि मैं मुसलमान बन गया हूँ, तुम्हारा नहीं। तो जैसा हर किसी की जिंदगी में किसी बात को लेकर टर्निंग पॉइंट आता है, आपका क्या टर्निंग पॉइंट रहा? ऐसा क्या कारण रहा कि आप जो है मुस्लिम धर्म में चले गए? तो 24 घंटे टर्निंग पॉइंट रोटेट कर रहा, जो टर्निंग पॉइंट है वैसा कोई टर्निंग पॉइंट नहीं है बहुत ज्यादा। मैंने धीरे धीरे सीखा, बट ये तरीके में फला दिन इंस्पायर हुआ और आज मैंने कलमा पढ़ा, तो मैं कल से मुसलमान होगा, आज मुसलमान होगा, ऐसा नहीं है। इस्लाम को आप धीरे धीरे जान के पहचान के, जिसमें खुद से जो दिल से करेगा ना, दिल से सीखेगा, करेगा, इखलास के साथ करेगा, सिंसियरिटी के साथ करेगा, उसको बगैर रहनुमाई के साथ करेंगे। अच्छा, जिस तरीके से आपने चांदनी से निकाह किया, परिवार को, ये लोगों को क्यों नहीं लेके गए जब आपको निकाह करना था? परिवार का इकलौते बेटे हो? अपने परिवार के, मेरी सिस्टर की शादी नहीं थी, और जी उनकी सिस्टर पे ये था उनको कि भाई बड़ी हो रही है, कहीं शादी करते हैं, तो पैसे में लेट करें, शादी करते हैं। तो मैंने निकाह के लिए प्रपोज करा था, फिर कर लिया था निकाह। उसके बाद में फिर घर वालों को बाद में बात करेंगे। अच्छा, डॉक्टर जो इसरार है पाकिस्तान के, उनका यूट्यूब देखने के लिए किसने प्रेरित किया था आपको? इसने प्रेरित नहीं करा, यूट्यूब पे और वर्ल्ड के अलग अलग स्पीकर आते हैं, किसी को आप सुन लो, ऐसा दबाव नहीं है ना उस पर। ये है तो आपने जो ज़्यादा देखोगे आप, या आपका इंटरनेट एल्गोरिथम में आपको वही पसंद आया, या आप उसकी वीडियो तो वही ज़्यादा चलता रहे। डॉक्टर साहब की बात ज़्यादा लोग काटते नहीं, मुझे वो अच्छा लगा था। अच्छा, ये बताओ कि जिस तरीके से आप पहले मंदिर में पूजा नहीं करते थे, लेकिन अब आप 5 टाइम की नमाज पढ़ रहे हैं, वो क्योंकि इस्लाम में पूरी तरह से आया, जान पहचान के समझ के वो फर्ज है। मंदिर का जाना कोई कंपलसरी नहीं है, ना मैं उसको फॉलो करता था, मुझे ज़्यादा मैं कह नहीं सकता। और ये कि इस्लाम में अगर आप आए तो आपको पूरा निभाना पड़ेगा, नमाज आपको फर्ज है। तो जिस तरीके से आपने शादी की, क्या बच्चा उच्चा है आपका? साथ में नहीं रहते सर, तो साथ की बात करती है, घर वाले नाराज होंगे, माहौल खराब हो गया। तो असल में बिहार में मकान ले रखा था, ये भी बात सामने आई, कुछ आपने किराए में आपने ले रखा? अच्छा, जिस तरीके से आप यहाँ पे काम करते थे, वो आपके घर आती थी चांदनी? अब बात करती है सर, ठीक है जी, साथ रहेंगे, सारे काम करेंगे, बच्चे अच्छे होंगे, कुछ होगी, घर वाले की जाए होगी, तो माहौल खराब हो गया। ऐसा जब बन रहा कि हिंदू बनो तुम, और उसके वजह से तुम्हारे परिवार वालों को टारगेट करा जाए, जहाँ में पैदा हुआ उसको, या इन लॉज में जहाँ शादी हुई उनको, पर ऐसा बनाया आज जेल में हूँ। तो क्या आप हिंदू बनेंगे? अगर आप मुसलमान बन गए तो आप हो नहीं सकते। अगर आप बदल गए, आप कुछ भी बन गया, कुछ भी फॉलो कर रहे, तो आप मुसलमान बने ही नहीं थे। आप जैसे कोई कह लगा लड़की से फायदे के लिए तुमने शादी करी, तो फायदा नहीं मिलता, लड़की अलग और ये लोग रिलीजन अलग करते हैं, सारी चीजें अलग करते हैं। अच्छा, माँ आपको किस नाम से बुलाती? लवकुश, बचपन से वही कहती, जब पाकिस्तान नाम तब भी लवकुश उनका पूरा सेंटर नाम था। अच्छा, आने वाले टाइम में किस परिवार को अपनाएंगे? दोनों मेरे परिवार है सर। दोनों तो एक दूसरे के साथ नहीं रहना नहीं, साथ में ना रहे, मैं तो दोनों को मेंटेन कर सकूँ ना, अपने पेरेंट्स को भी और अपनी बीवी को भी। नहीं, अगर जैसे आपके फादर से हमारी बात हुई, वो कहते हैं कि हम अपने बेटे को वापसी लाएंगे, अगर नहीं वापसी लाए तो फिर वो कोशिश करेंगे। फिर किसी अपने आप को नहीं काट सकता, मेरे पेरेंट्स अगर काटते तो बात होगी, मुझे ज्यादा नहीं। अच्छा, ये जो गाड़ी आपने बढ़ा रखी है, क्यों बढ़ा रखी है? हमारे नबी ने हुक्म दिया और सुन्नत है हमारी, गाड़ी फर्ज है आप पे कि आप अपनी बात की बात छुपे
फाल चुके हैं, इतनी दाढ़ी आपको रखनी है, तो फिर एक मुझसे रखी है सुन्नत है, हमारे सभी नबी वलियों ने रखी थी। अच्छा, जिस तरीके से आपने मुस्लिम धर्म ग्रहण किया, घर पे क्या परिवार वालों को कब बताया आपने कि मुस्लिम घर वालों को मैंने बताया नहीं, लोगों से उनको पता लगा धीरे धीरे करके, पर मैंने उनको बताया नहीं था। अब जाके फरवरी में मैंने उनको ऐलान करा था, मेरी ऐसी सी बात है, मैं मालूम है कि मैं करता ही नहीं, शिद्दत नहीं करता हमारी चीज में, देखा मन नहीं लगता, मैं अपना फिट कर रहा, मेरा दिल कर रहा। अच्छा, क्या मानते हैं कि जिस तरीके से आपने इतना बड़ा झूठ अपने परिवार को बोला, दूसरा धर्म ग्रहण कर लिया, तो आप अपने आप को झूठा नहीं मानते इस बात को? सर झूठ की बात नहीं है, थोड़ा सा ये था कि धीरे धीरे करके उनको बता दूंगा, और थोड़ा सा मैंने छुपाई थी अपनी बात, कुछ बहुत सवाल रहे, उन्होंने छुपाया, सारी उम्र छुपाया अपने आप को, माहौल के हिसाब से, लोगों के हिसाब से। अच्छा, ये लोग क्या इस्लाम इस बात की इजाजत देता है कि आप झूठ बोले, छुपाए किसी बात को? छुपाने की इजाजत है माहौल के हिसाब से। अगर आपको जान माल का डर है, आपको माहौल खराब का डर है, फितना फसाद चलाने का डर है, कोई लड़ाई झगड़े का डर है, तो आप छिपा सको कि आप इस्लाम में हैं, पर इतना है, पर ये नहीं है कि आप झूठ बोल दो। इस्लाम में तो झूठ बिल्कुल भी नहीं है, झूठ बोलने वाला, धोखा देने वाला इस्लाम में बिल्कुल। तो क्या आपके पापा ने जैसे मुकदमा दर्ज करा, आपकी दूसरी फैमिली जेल है, तो उनकी पैरवी करेंगे आप? पैरवी कैसे, किस तरीके की? मतलब उन्हें छुड़वाने की, या फिर एक तरीके से उनके हक इंसाफ की बात सर सारी जगह रखी जाएगी। आज ही नौबत आई, हक इंसाफ की बात की आ रही, इसलिए बात सारी जगह रखी जाएगी। ठीक।